Hello everyone, I am AK Yogi and I am going to discuss various topics related to Indian polity. So इस कोर्स में क्या यूनिकनेस है उसके लिए आप मेरा कोर्स ओरिएंटेशन वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि इस कोर्स में जो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट है वो ये है कि इस कोर्स में वेरियस कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड पॉइंट्स को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा सो दैट कि उनका जो मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स में क्या सिमिलैरिटी है क्या डिसिमिलैरिटी है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन जो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं बट उसमें उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता है और उससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं डिफरेंट टॉपिक्स को रिलेटेड टॉपिक्स को की जो सिमिलैरिटी हैं डिसिमिलैरिटी हैं उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा। अपार्ट ऑफ दैट इस कोर्स में हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के पास्ट 30 ईयर्स के डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमको एग्जामिनेशन का पैटर्न एग्जामिनेशन का लेवल पता चल सके और हमको ये भी पता चल सके कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कितना यूजफुल है और एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है और हम लोग उस लेवल की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इस वजह से ये पर्टिकुलर कोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव हो जाता है। सो इस कोर्स के में हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 12th नंबर कैटेगरी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिल्स एंड मेजोरिटी। सो फॉर नो फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो ये टॉपिक है तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल्स एंड मेजोरिटी। तो हम लोग मेजोरिटी से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेजोरिटी, कि मेजोरिटी की जरूरत क्या है, क्या ये चीज रिफ्लेक्ट करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो पार्लियामेंट के पे लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि एग्जीक्यूटिव है उसको की वर्किंग को पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है और इंडिया के केस में प्रिसाइजली हम कहें तो लोकसभा के लोकसभा के लिए जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस पे हम लोग काफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि इस तरह ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सो लोकसभा में के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जो मेन जो पॉइंट है कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन और गवर्नमेंट का डिसमिस होना ये दोनों लोकसभा में होते हैं। कैसे कि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट फॉर्म होना और डिसमिस होना, उसके लिए जो मोशन होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है। जो डिसमिस होता है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। कॉन्फिडेंस मोशन में या फिर अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है इलेक्शन के बाद में तो उसको सस्टेन करने के लिए उसको कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं होने देना होता है। जो कि अपोजिशन है वो इस मोशन को लेके आती है ये चेक करने के लिए कि गवर्नमेंट जो अभी कंटिन्यू कर रही है क्या उसके पास में गवर्नमेंट सस्टेन करने की मेजोरिटी है या नहीं। ओके, सो दैट्स वाई हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मोशन पास करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, लॉज बनाने के लिए पार्लियामेंट के जो डिफरेंट दो हाउसेज हैं लोकसभा एंड राज्यसभा उनमें हमको एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन्स जो एमपीज होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए। तो वो कितने नंबर में होना चाहिए वो जो पर्टिकुलर चीज है उसको बताती है मेजोरिटी। कि जो मेजोरिटी है वो ये बताती है कि हमें किसी भी एक्शन या डिसीजन को लेने के लिए कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस मोशन के लिए पास करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो मेजोरिटी चाहिए वो होती है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि किसी भी हाउस में जितने लोग प्रेजेंट हैं और उनके पास में वोटिंग राइट है उस उन सबका टोटल का 50% यानी कि उनका आधा उससे ज्यादा होना चाहिए। आधे से एक भी ज्यादा होगा तो भी चलेगा बट ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं। तो ये होती है सिंपल मेजोरिटी। इसी तरीके से अगर हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करें
तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, वो कांस्टेंट होती है किसी की भी हाउस की। कांस्टेंट इन द सेंस कि हमको पता है कि कितनी किसी किसी हाउस की एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी है। पर हम ये नहीं पता कर सकते कि किसी की सिंपल मेजोरिटी या फिर किसी हाउस की इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि किसी सेशन में है जो कौन कितने लोग प्रेज़ेंट हैं या कितने नहीं हैं। सो इट इट कैन वेरी। बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस पर्टिकुलर केस में हमको पता होती है। जैसे टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का अगर हम लोग बात करें, टोटल मेंबरशिप, जैसे कि प्रेजेंट में जो टोटल मेंबरशिप है वो लोकसभा की, ये मैं एलएस लिख रहा हूँ, और राज्यसभा की, लोकसभा की है 543 और राज्यसभा की है 245। ओके। तो इसकी जो 50% होता है वो होता है 271.5। ये है 50% लोकसभा का, और राज्यसभा का है 122.5। तो मैंने कहा कि जो मेजोरिटी है वो 50% से थोड़ी सी भी ज्यादा होनी चाहिए। वैसे भी आधा वोट तो होता भी नहीं है, यानी कि जो इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा 50% से, वो क्या होगा, इसका जस्ट एक ज्यादा, ये 272 और इसका होगा 123। ओके, चाहे आधे वोट से ही ज्यादा हो गया, बट ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये वाली जो मेजोरिटी है इक्वल वाली नहीं चलेगी, ज्यादा होना चाहिए। मोर देन का मतलब ये होता है। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम देखेंगे कि वो मोर देन है, ना कि इक्वल। ओके, तो उससे 50% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 एक्चुअली एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। ओके, अब है कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। तो अगर हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करें, तो इफेक्टिव मेजोरिटी एक्चुअली वो मेजोरिटी होती है, एक्चुअली टोटल मेंबरशिप वाली ही मेजोरिटी होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें हम लोग जो वैकेंट सीट्स हैं, जो वैकेंट सीट्स हैं उनको काउंट नहीं करते। वैकेंट सीट का क्या मतलब है? वैकेंट सीट का मतलब ये है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं पार्लियामेंट के, तो उसके बाद में जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में जो कुछ मेंबर्स होते हैं उनकी जो मेंबरशिप है वो चली जाती है, वो डिसमिस हो जाती है। कैसे हो जाती है? या तो, जस्ट अ मिनट, या तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो जाए तो वो जो सीट है वो वैकेंट हो गई, या फिर वो मेंबर्स है जो डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी वजह से, चाहे वो क्राइम की वजह से हो जाए या फिर कोई ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं उसकी वजह से हो जाए। ओके, सो मेंबरशिप चली जाती है तब भी है जो वो सीट वैकेंट हो जाती है। इसके बाद में है कि वो मेंबर है खुद ही रिजाइन कर दे, तब भी है जो वो पर्टिकुलर जो सीट है वो वैकेंट हो गई। और एब्सेंस के केस में, एब्सेंस का मतलब ये नहीं है कि एक दो दिन एब्सेंट हो गए तो हम वो उसकी मेंबरशिप चली गई। अगर 60 डेज तक, अगर 60 डेज तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदाउट नोटिस है जो एब्सेंट रहता है, तो फिर उसकी मेंबरशिप है जो चली जाती है। हालांकि उसका भी एक प्रोसीजर है। तो इस इन 4 वजह से जो अगर सीट वैकेंट हो जाती है, अब ये जो सीट होती है या तो इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन करा के फुलफिल करे, उनको वापस से अपॉइंट करे, वापस से इलेक्ट करे, या फिर वो फिर अगले इलेक्शन में ही एक साथ है जो फिल होने वाली है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वैकेंट सीट। सो जो टोटल मेंबरशिप होती है, जो कि ये हम लोगों ने बताया कि लोकसभा में 543 है, राज्यसभा में 245 है, तो उसमें से जब वो ये वैकेंट सीट हटाई जाती है, उसका उसका 50% होता है, वो होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, और चाहे कितनी सीट वैकेंट है, कितनी टोटल मेंबरशिप है, लेकिन अगर हमको पर्टिकुलर सेशन में, पर्टिकुलर बिल के टाइम पे या मोशन के टाइम पे जितने लोग प्रेजेंट हैं और उनके पास में वोटिंग का राइट है, तो उनका जो 50% से ज़्यादा होता है तो वो होता है सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब ये है कि जो इन तीनों में से एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में इफेक्टिव मेजोरिटी है, और उसके बाद में सिंपल मेजोरिटी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो वैकेंट सीट है, तो जब मैंने वो मेंबर ही डिस्क्वालीफाई हो गए तो उससे ज़्यादा मेंबर है जो पर्टिकुलर किसी मीटिंग में प्रेजेंट होने वाला है। क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो वोटिंग राइट है वो सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं के पास, उन्हीं को ही होता है। हालांकि मीटिंग में प्रेजेंट और भी लोग हो सकते हैं। कौन कौन से लोग हो सकते हैं?
सो मीटिंग में जो प्रेजेंट है, 3 लोग हैं जो और ज़्यादा और प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। तो मीटिंग में जो प्रेजेंट हैं, वो और भी लोग हो सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और अंडर आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल। सो ये लोग प्रेजेंट तो हो सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर तो मेंबर ही होते हैं ना, ऐसा नहीं है। 6 मंथ तक कोई भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर की पोजीशन पे रह सकता है। विद इन 6 मंथ के बाद में उसको है जो किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के किसी भी के, ये पी राउंड इज एक्चुअली द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी होती है, 6 मंथ तक है जो वो विदाउट मेंबरशिप प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके पास में वोटिंग राइट नहीं होता। और अटर्नी जनरल है वो तो मैं मीटिंग तो अटेंड कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली वो वोटिंग राइट नहीं अवेलेबल होता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो प्रेजेंट होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वोटिंग भी होनी चाहिए। जो वोट कर रहा है उसका 50% है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या ये तीनों किसी कंडीशन में सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी बराबर हो सकती हैं अगर कोई भी मेंबर है जो ने अपनी सीट वैकेंट नहीं की है। अगर किसी ने भी अपनी सीट वैकेंट नहीं की है तो इफेक्टिव मेजोरिटी इक्वल टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और अगर किसी दिन सारे लोग जो टोटल मेंबरशिप है, टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल सीट है हाउस की, वो अगर सारे लोग प्रेजेंट हो चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर डे पे सिंपल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बराबर होगी। दैट इज द मीनिंग। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये हम लोगों ने सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी देख ली है। और इन तीनों मेजोरिटी की एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे होती है। फॉर एग्जांपल सिंपल मेजोरिटी है जो वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन हो गए, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कट मोशन, एडजमेंट मोशन, सेंसर मोशन, ये सारे सिंपल मेजोरिटी से होंगे। अगर हम लोग इमरजेंसी की बात करें तो दो स्टेट इमरजेंसी, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनको पास करने के लिए जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सिंपल मेजोरिटी से विद इन 2 मंथ में पास करेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी की अगर हम लोग बात करें, अच्छा अपार्ट ऑफ दैट सिंपल मेजोरिटी में अगर वेरियस बिल्स का अगर हम लोग देखें तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, जॉइंट सिटिंग, ये सारे भी सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करें तो इफेक्टिव मेजोरिटी में जो रिमूवल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, डीवाई प्रेसिडेंट, दैट डीवाई चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उसका रिमूवल, स्पीकर का रिमूवल, डिवाइस स्पीकर का रिमूवल, ये जो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो उनको रिमूव करने के लिए जो मेजोरिटी यूज में आती है वो इफेक्टिव मेजोरिटी है। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी एज सच किस कहीं पे काम नहीं आती है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी है जो स्पेशल मेजोरिटी में काफी यूजफुल है, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या रहता है? स्पेशल मेजोरिटी फिर चार कैटेगरीज में है, जो कि बिल या पर्टिकुलर मोशन कितनी इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है। लाइक टाइप 1 मेजोरिटी। सो जो टाइप 1 मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है, वो है नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, प्रेजेंट एंड वोटिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या मतलब होता है। बट यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि स्पेशल मेजोरिटी में नॉट लेस देन आता है, जबकि ये जो हम लोगों ने तीनों मेजोरिटी अभी तक डिस्कस की है उसमें मोर देन आता है, यानी कि इक्वल टू यहाँ पे नहीं चल सकता लेकिन यहाँ चल सकता है। तो जो अगर 2/3 मेजोरिटी की बात करें, तो जब प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो 2/3 जब होता है, तो वो पर्टिकुलरली उसका इक्वल भी हो जाएगा तो भी चलेगा। सपोज कि अगर पर्टिकुलरली 90 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, 90 लोग अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो
उसका डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2/3 जब करेंगे हम लोग, तो 60 लोग भी अगर हम लोगों के सपोर्ट में हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन को लेने के लिए, तो इक्वल से भी काम चल जाएगा। इट इज़ नॉट समथिंग कि 60 से एक ज़्यादा चाहिएगा, ऐसा नहीं है, 60 होगा तो भी चल जाएगा, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट लेस देन। ओके, और मोर देन का मतलब ये होता था कि 60 नहीं चलेगा, उसका एक ज़्यादा या कुछ ज़्यादा चाहिए, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोर देन। ओके, होप इट इज़ क्लियर। सो नॉट लेस देन प्रेजेंट एंड वोटिंग ये टाइप 1 है। अगर इसको हम लोग देखें कि ये कहाँ यूज आती है, तो अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा की पावर होती है कि स्टेट पार्लियामेंट को ऑथराइज करे कि स्टेट सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर कोई लेजिस्लेशन पास करे। तो ये एक राज्यसभा की पावर होती है, और वो है जो टाइप 1 मेजोरिटी में आती है। और इसके अलावा अंडर आर्टिकल 312 जो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो डिमांड है, तो वो भी राज्यसभा है जो पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए। ये हम लोग वो डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा इसके बाद में आता है टाइप 2 में स्पेशल के मेजोरिटी। उसमें क्या रहता है स्पेशल, इसमें कोई डिफरेंट वो अलग चीज़ नहीं है। जो टाइप 1 है, वही टाइप 2 में आता है, और टाइप 1 और एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है, उतनी मेजोरिटी हमको चाहिए। हालाँकि जनरली केस में जो टाइप 1 होता है, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जो 50% होता है, वो 2/3 से तो कम ही होता है। और तो ऐसा तो बहुत रेयर केस है कि इतने कम लोग प्रेज़ेंट हुए कि जो टाइप 1 है, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी कम हो गया। ओके? बट फिर भी हम लोग है ना, ये कंडीशन स्पेशल कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर ऐसा कभी होता है कि जो प्रेज़ेंट एंड वोटिंग है, 2/3 प्रेज़ेंट एंड वोटिंग है, उनका जो 2/3 है, प्रेज़ेंट एंड वोटिंग का जो 2/3 है, वो अगर किसी केस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के से भी कम हो गया, तो हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पर्टिकुलर बिल पास कर देंगे। तो ये टाइप 2 में जो स्पेशल मेजॉरिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए यूज़ होती है, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए भी टाइप 2 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसके अलावा सीएजी का रिमूवल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल, इसके लिए भी टाइप 2 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसके बाद में हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम लोग आइडिया ले रहे हैं कि पर्टिकुलर मेजॉरिटी है वो कितने मेंबर से मिलके बनी होती है, कितने मेंबर्स उसमें रिक्वायर होते हैं, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी है, तो उसमें कौन सी किसमें तो ज़्यादा मेंबर होते हैं, किसमें कम मेंबर होते हैं, और उसका रीज़न क्या है। क्योंकि जितना क्रिटिकल बिल होगा, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जितना जितना ज़्यादा पर्टिकुलरली स्पेशल होगा, उतना ज़्यादा हमको मेजॉरिटी चाहिएगी किसी उस पर्टिकुलर मोशन को या बिल को पास करने के लिए। ओके, सिंपल मेजॉरिटी में जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ सबसे कम मेंबर्स चाहिए सपोर्ट में, उसी के अपोजिट स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 4 में सबसे ज़्यादा मेंबर चाहिए। क्योंकि हम ये और मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर मेजॉरिटी में कौन से बिल्स हैं, कौन सी मोशन है जो इजीली है ना, हम लोग है ना सिंपल मेजॉरिटी से कल पास कर रहे हैं, और क्यों है जो पर्टिकुलर बिल्स में या सर्टेन बिल्स में ज़्यादा मेंबर रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसके लिए मैं ये भी बताता चल रहा हूँ साथ के साथ कि ये मेजॉरिटी किस बिल में यूजफुल है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। अब टाइप 3 में किस कैटेगरी के मोशन या बिल आते हैं। टाइप 3 में वो आते हैं जो पर्टिकुलरली फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम लोग पार्लियामेंट में कोई मोशन या बिल पास कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो अगर वो फेडरलिज्म प्रिंसिपल अगर वो इंडिया के स्टेट्स को भी इफेक्ट करता है, तो इस केस में वो पर्टिकुलर बिल टाइप 2 मेजॉरिटी से तो पास होगा ही। उसके अलावा जो इंडिया के जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उनका हाफ, यानी टोटल नंबर स्टेट प्रेजेंटली है 28, और उसका हाफ हो गया 14 स्टेट। तो 14 स्टेट उस पर्टिकुलर जो बिल है, एक्शन है, उसको सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई करेंगे, रेटिफिकेशन करेंगे, अप्रूव करेंगे, या एग्री हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ें सिमिलर हैं, और जब भी हम ये इस तरीके के वर्ड आते हैं, इसका मतलब यही होता है कि वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। ओके, सिंपल मेजोरिटी से यानी कि अगर कोई हाउस अप्रूव कर रहा है, कोई एग्री हो जा रहा है, तो जब इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। ओके, अब जो सबसे लास्ट में आ रहा है, वो जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एमपीज का जो सपोर्ट चाहिए उसमें, वो है टोटल मेंबरशिप का 2/3। 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप के लिए इतनी मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो बिल पास होता है, और ये पर्टिकुलरली एक ही केस में चाहिए होता है, विच इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए ये पर्टिकुलर मेजोरिटी चाहिए होती है। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल। ये इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से भी ज़्यादा हमको इसमें मेजोरिटी चाहिए होती है, तो इस वजह से अभी तक कोई इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हुआ नहीं है। सो
Hope you have understood the particularly how many MPs are required in particular majority and how that different bills or motion which are more important. So according to their importance, what kind of majority required to pass those actions. सो हमने अभी तक ये देख लिया है कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल कोई डिसीजन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे को मेजोरिटी चाहिए। टोटल हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो टोटल 7 मेजोरिटीज़ हैं, 3 हैं वो पर्टिकुलरली 50% से ज़्यादा वाली हैं, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और 4 तरीके की स्पेशल मेजोरिटी हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ओके, हियर आई नीड टू ऐड वन पॉइंट कि ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो हम लोगों ने करा है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि पर्टिकुलर किसी बिल में नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है या फिर दैट नॉट लेस दैन प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी व्हिचएवर इज हायर। सो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जाती है या दैट नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड रैटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो इस तरीके से पूरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ना कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके, सो दिस इज़ ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। सो ये मैंने एक पर्टिकुलर टेबल से भी इसका कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट मेजॉरिटीज़ हैं, वो किस तरीके से आपस में पर्टिकुलर नंबर ऑफ एमपीज़ के तौर पर डिफरेंट होती हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वी नीड टू डिस्कस अबाउट मोशंस एंड रिज़ॉल्यूशन। कि मोशन क्या चीज़ होती है, रिज़ॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैंने सिंपल मेजॉरिटी में काफ़ी आपको मोशंस बताए थे और मोशन होता क्या है? जैसे कि ये वर्ड रिफ्लेक्ट करता है कि मोशन दैट समथिंग इज़ मूविंग, दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसीजर। सो किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी लेजिस्लेटिव पर्टिकुलर वर्क के लिए, लॉ मेकिंग के लिए एक एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोशन। तो मोशन होते हैं जैसे सब्सटेंटिव मोशन हो गया, सब्स्टिट्यूट मोशन हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंटिव मोशन होता है उसमें पर्टिकुलर जो पर्पस होता है मोशन का वो होता है ओरिजिनल मोशन होता है वो। तो उसमें पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो मोशन पास होता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस हो सकते हैं, क्लोजर मोशन हो गया, कट मोशन हो गया। तो वो डिफरेंट टाइप के जो मोशंस होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। इसको हम लोग एलोबरेटली पार्लियामेंट वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ मेजोरिटी के अकॉर्डिंग टॉपिक को एक कंटिन्यूटी के लिए हम लोग जैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मोशन का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर जिसके थ्रू हम लोग किसी जनरल मैटर को, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में, दैट इज मोशन। तो फिर रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन एक तरीके का मोशन ही होता है। सब्सटेंटिव मोशन होते हैं, सारे रिजोल्यूशन सब्सटेंटिव मोशन होते हैं, बट देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सो रिजोल्यूशन जस्ट ए पार्ट ऑफ सर्टेन मोशन। ओके, सो ये सब जो रिजोल्यूशन होता है वो सब कैटेगरी होता है। एक तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है इसका कि रिजोल्यूशन में इसका पर्पस डिफाइन होता है, जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, जबकि मोशन एक तरीके का सिर्फ एक एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं जो पार्लियामेंट में रन करते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि सारा चीज़ हम लोग डिस्कस या वोट ही करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग पर्टिकुलरली उस मैटर पे डिस्कशन होगा पर वोटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके के मोशन भी होते हैं एकदम, या फिर बिज़नेस पर्टिकुलर कोई बिज़नेस है जो हाउस में चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए एक मोशन होता है, जिसको बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। ओके, सो इस तरीके से जो मोशन होते हैं वो पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के डिवाइसेज़ होते हैं। और जबकि रिज़ोल्यूशन होता है वो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को अप्रूव करने का, कोई डिसीजन लेने का, किसी ऑब्जेक्टिव, किसी पर्पज़ को के थ्रू के लिए हम लोग जो कमिटेड होते हैं, उसको पास करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिज़ोल्यूशन। So resolution is kind of objective or aim, or motion is procedure. So through motion we actually adopt certain resolution. Okay, so ये अगर हम लोग हिंदी में अगर इसको और थोड़ा डिफाइन करें तो रिजोल्यूशन एक मंजिल है और जो मोशन है वो रास्ता है। तो रास्ते से मोशन को चलते हुए हम लोग मंजिल को पास मिलते हैं, मीट करते हैं। ये मतलब हुआ। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रिजोल्यूशन। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। बिकॉज टाइम क्यों हम लोगों को मोशन डिस्कस करना है, मोशन इसलिए डिस्कस करने हैं क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से ये मोशंस ही हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं लोकसभा के लिए। ओके, तो जो मैंने अभी फिलहाल 5 इंपॉर्टेंट मोशंस हैं जो वो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन है वो हम लोग पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हियर नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस बिकॉज ऑफ दैट मेजोरिटी, कि ये जो सारी जो मोशंस हैं वो जो इंपॉर्टेंट मोशन है वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाते हैं। तो इसके लिए देखते हैं जैसे सेंसर मोशन है। सेंसर मोशन होता है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, एक पॉलिसी के अगेंस्ट में लाया जाता है। अब अगेंस्ट में गवर्नमेंट खुद तो लाएगी नहीं, तो अपोजिशन है जो उसको मूव करती है
अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूव करती है टू चेक द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर गुड और करप्टेड। सो और जो प्रोसीड करता है, जो पर्टिकुलर ये जो मोशन आती है वो किस में आता है, लोकसभा में ही आता है, ना कि राज्यसभा में। पास कैसे होता है, सिंपल मेजोरिटी से। अगर ये पास हो जाएगा तो क्या होगा, अगर सेंसर मोशन पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट को अपना कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तुम सिंपल मेजोरिटी को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुमने गवर्नमेंट बनाई क्यों रखी है, या फिर तुम गवर्नमेंट में टिकने लायक हो नहीं। क्योंकि अगर अपोजिशन सेंसर मोशन को सिंपल मेजोरिटी से पास कर रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास में सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट को फिर कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस मोशन का हम लोगों ने थोड़ा तो डिस्कस कर ही लिया है, कौन लेके आएगा, गवर्नमेंट लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, ताकि मेजोरिटी प्रूव कर सके, और मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है जो बना सके या फिर कंटिन्यू कर सके। तो कहाँ आएगा, ये लोकसभा में ही आएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। और अगर ये पास हो जाता है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। और अगर ये गवर्नमेंट इसको पास नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन। ओके, सो कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन का नेचर सेम है, बस डिफरेंस ये है कि वो कौन इसको मूव कर रहा है, किस कौन है जो उस हाउस में मूव कर रहा है। कॉन्फिडेंस मोशन को गवर्नमेंट मूव कर रही है अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपोजिशन मूव कर रही है ये चेक करने के लिए कि गवर्नमेंट के पास में कॉन्फिडेंस है भी या नहीं, क्या गवर्नमेंट के पास में इतना सपोर्ट है कि वो गवर्नमेंट को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यू करने के लिए सिंपल मेजोरिटी यानी कि आधे से ज़्यादा वोट होने ही चाहिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपोजिशन है जो मूव करता है हाउस में, कहाँ पे, लोकसभा में ओनली ये होगा। और क्योंकि मैंने डिस्कस किया था अभी कि जो सारा जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट होता है वो लोकसभा में ही होता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपोजिशन इंट्रोड्यूस कर रहा है, मूव कर रहा है, और विद द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। इट इज नॉट समथिंग कि कोई भी अपोजिशन लीडर जस्ट खड़े होके और बस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चेक करता रहेगा। ठीक है, हाउसेज के पास में, पार्लियामेंट के पास में और भी काम है, और ये पूरे टाइम ये चेक नहीं करते रहेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसके पास में कितनी मेजोरिटी है। तो ये कितनी बार मूव हो सकता है, इसलिए ये बार लगाई गई है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो 6 मंथ्स में एक ही बार है जो मूव कर सकते हैं। इसलिए इफ अपोजिशन थिंक्स फिट कि यस वी हैव दैट मच मेजोरिटी टू टॉपल द गवर्नमेंट, टू डिसमिस द गवर्नमेंट, तभी वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। ओके, सो चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लेके आती है लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से। अगर ये पास कर जाती है अपोजिशन तो वो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, और अगर पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। ओके, कट मोशन में देखते हैं। कट मोशन एक्चुअली जो पर्टिकुलरली जो ये जो नेचर है इसका वो फाइनेंशियल नेचर है। जैसे कि जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है उसमें अगर हम लोगों को उसमें अपोजिशन को लगता है कि मनी वेस्ट हो रहा है, तो वो कट मोशन है जो पर्टिकुलर लाते हैं तो कर्टेल द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ओके, सो अपोजिशन लेके आती है लोग गवर्नमेंट को कर्टेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए कट मोशन लिया आया मूव किया जाता है। लोकसभा में भी ही होता है ये भी, क्योंकि जो मनी बिल से रिलेटेड जो पावर है वो भी एक्चुअली लोकसभा के पास ही ज़्यादा है। वो हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे। तो जो कट मोशन है वो भी सिंपल मेजोरिटी से होता है, और जो कट मोशन अगर पास हो गया तो डेफिनेटली रिजाइन करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट बोथ आर द सेम थिंग। सो इसको गवर्नमेंट को है जो रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये जो 4 मोशन हैं वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और मेजॉरिटी से इस इनको जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो है सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद में है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन कोई भी ला सकता है, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है कि कोई बिज़नेस जो पर्टिकुलर किसी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दोनों में ये एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है। और इसका रीज़न ये होता है कि जो भी बिज़नेस पर्टिकुलर हाउस में चल रहा है उसको इमीडिएटली स्टॉप करके कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है। तो इस केस में अर्जेंटमेंट मोशन लाया जाता है टू स्टॉप द बिजनेस ऑफ द हाउस। ओके, सो दोनों हाउसेज में, और ये भी सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता है। और अगर वो कोई भी मेंबर उस पर्टिकुलर मोशन को पास में करने में काम में सक्सेस हो जाता है, पास हो जाता है, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेम डे 14 आवर्स यानी कि 4 PM को उसका पर्टिकुलर जो अर्जेंट मैटर डिस्कस करना था उसको उसके लिए टाइम अलॉट कर देता है। तो दैट इज द एडजर्नमेंट मोशन। और ये जो टाइम अलॉट होता है तो वो 6:30 तक 2.5 आवर्स तक वो डिस्कस कर सकते हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन से वो इवन एक्सटेंड भी हो सकता है वो टाइम। So all these things I have discussed about motions and how that simple majority is very important for these type of motions. So मैंने ये डिस्कस कर लिया है। सो फर्दर मोर आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल AK योगी पॉलिटी पर। सो फर्दर मोर हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स। क्योंकि हम लोग मेजोरिटी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होती हैं, और उस मेजोरिटी में हम लोगों ने देखा कि मेजोरिटी है वो मोशंस को अप्रूव करने के काम आती है और डिफरेंट बिल्स को
रेजोल्यूशन को लेने के काम आती है। तो हमको पहले ये तो पता हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल होते क्या हैं। जब हम लोगों को बिल्स पता होगा तभी तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से बिल में क्या मेजोरिटी एप्लीकेबल होगी। तो टाइप्स ऑफ बिल्स अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन से कि कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर कोई मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट में है, ओके, सो मिनिस्टर की, इट इज नॉट समथिंग कि वो मिनिस्टर की रैंक का ही होगा, डीवाई मिनिस्टर भी होगा तो भी। सो थिंग इज दैट कि वो जो गवर्नमेंट का पार्ट है, अगर वो पर्टिकुलर मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उस बिल को हम लोग बोलेंगे पब्लिक बिल। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से ही क्यों ना एमपीज हों, वो भी अगर इंट्रोड्यूस करेंगे कोई बिल को तो उसको प्राइवेट बिल बोलेंगे। कोई अपोजिशन पार्टी से भी कोई एमपी है तो उसको भी प्राइवेट बिल बोलेंगे। अब आप मिनिस्टर के अलावा जो भी कोई एमपीज हैं, वो जो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। ओके, पब्लिक मेंबर बिल सिर्फ मिनिस्टर को का ही जो बिल होगा उसको ही पब्लिक बिल बोला जाएगा। ओके, इसके अलावा तो हम लोग देख लेते हैं कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पब्लिक बिल में ये होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की क्या नीति है, क्या उनके पर्टिकुलर मूव डायरेक्शन है वर्किंग का, तो वो है जो पब्लिक बिल में रिफ्लेक्ट होता है। सो और इसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसके लिए हम पहले से जो नोटिस देना पड़ता है वो 7 डेज का है। जबकि प्राइवेट मेंबर बिल में अगर कोई प्राइवेट मेंबर को बिल लेके आना है तो उसके लिए जो हाउस है उसको 1 मंथ का नोटिस देना होता है। अ, और इसके अलावा फिर इसमें है कि रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज डिफाइंड होती है, जबकि इसमें रिफ्लेक्ट करता है जनरली जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो अपोजिशन लेके आती है। ओके, जो ड्राफ्ट होता है पब्लिक बिल का, जो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है वो इसका पब्लिक बिल का ड्राफ्ट तैयार करता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल को में जो जो वो मेंबर होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ड्राफ्ट को तैयार करने का। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट? एक्चुअली वट एवर प्रोविजंस, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल जो भी होते हैं वो एक पर्टिकुलर उसमें क्रम वाइज उसमें क्रम में लिखने होते हैं, उसी को हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट ऑफ द बिल। यानी रिटर्न फॉर्म में जो पर्टिकुलर प्रोविजंस होते हैं उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो जो बिल होता है उसमें एक ड्राफ्ट होता है, उसी ड्राफ्ट को पर है जो डिस्कशन होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे वो ड्राफ्ट है जो बिल का शेप लेता है, बिल है जो फिर लॉ बनता है, एक्ट बनता है। सो पब्लिक बिल होता है क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास में मेजोरिटी है तभी वो रूल कर रही है, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक बिल होता है उसके हाई चांसेस होते हैं पार्लियामेंट में पास होने के, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल है जो पास नहीं होता है, और अगर पास बाई चांस हो भी जाता है तो फिर हम गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है कॉन्फिडेंस मोशन से। अगर सो यही चीज़ है कि अगर पब्लिक बिल पास नहीं हो पाता है दैट मीन्स कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास में प्रॉपर सपोर्ट नहीं है एमपीज़ का, तो रूलिंग पार्टी कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगी और उसके बाद में उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास में मेजोरिटी है या नहीं। ओके, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, दैट बिजनेस है जो प्रॉपर उसी तरीके से चलता रहता है जैसे चल रहा था। ओके, सो हमने जो इंट्रोडक्शन जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि पब्लिक बिल होता है, प्राइवेट बिल होता है। इसके अलावा किस तरीके से हम लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं बिल्स को? तो बिल्स फिर क्लासिफाई होते हैं ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल एंड अमेंडमेंट बिल। तो ये 4 कैटेगरीज़, ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल है जो वन आर्टिकल 107 में डिफाइन है कि जो फाइनेंशियल नेचर के, सॉरी, जो बिल फाइनेंशियल नेचर के नहीं है, जो अमेंडमेंट के नेचर नहीं है, जो जनरल लेजिस्लेशन है, वो सारे ऑर्डिनरी बिल्स हैं। ओके, सो ये अंडर आर्टिकल 107 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में ये डिफाइन है। उसके बाद में आर्टिकल 107 क्लॉज 3 है, वो बताता है कि जो लैप्स ऑफ बिल जो है प्रोरोगेशन से नहीं होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लैप्स ऑफ बिल है जो आर्टिकल 107 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 है जो लैप्स ऑफ बिल्स को बताता है। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। सो ऑर्डिनरी बिल है तो जिसमें जो ड्राफ्ट जब तैयार कर दिया जाता है उसके बाद में उस पर्टिकुलर जो बिल है उसकी 3 रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें इंट्रोडक्शन होता है बिल का, और उसके बाद बिल का इंट्रोडक्शन करने के लिए टाइम लिया जाता है जिसको बोलता है आस्क लीव ऑफ द हाउस। कि जो पर्टिकुलर अगर पब्लिक बिल है तो मिनिस्टर, और प्राइवेट बिल है तो जो प्राइवेट मेंबर है वो हाउस की परमिशन लेता है, लीव लेता है कि हाँ किस दिन ये हाउस को में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद में इंट्रोड्यूस जो किया जाता है तो उसका टाइटल और जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ वही इंट्रोड्यूस होता है, वही पर्टिकुलरली मेंशन होता है। उसके बाद में जब ये टाइम दे दिया जाता है, टाइटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद में वो पब्लिश हो जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में। तो ये पर्टिकुलर फर्स्ट रीडिंग का पार्ट है, तो इट इज क्वाइट काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेज, इंट्रोडक्शन होता है। सो इंट्रोडक्शन
है वो पर्टिकुलरली फर्स्ट रीडिंग में होता है। एक चीज और इसमें जो ऐड होने वाली है वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लाइक मनी बिल, इट इज एक्चुअली इंट्रोड्यूस बाय प्रेसिडेंट। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 3 स्टेट नेम चेंज और स्टेट अल्टरेशन, तो ये वाला जो बिल है वो भी प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रेसिडेंट जो इंट्रोड्यूस करता है तो पहले ही गैजेट में जब पब्लिश हो जाता है, और जब पहले ही गैजेट में पब्लिश हो जाता है तो उस किसी मेंबर को आस्क फॉर लीव करने की जरूरत नहीं है हाउस का। ठीक है, तो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। दैट इज द मीनिंग। देन द ऑर्डिनरी बिल कम्स इन द स्टेज ऑफ सेकंड रीडिंग। जो सेकंड रीडिंग होती है उसी में ही जो कोई बिल होती है, जो ड्राफ्ट होता है, उसकी स्क्रूटनी होती है, उस पर डिस्कशन होता है। जो मेन जो प्रोसेसिंग होती है वो सेकंड रीडिंग में ही होती है। सेकंड रीडिंग को डिस्कस करने से पहले हम लोग थर्ड रीडिंग देख लेते हैं। थर्ड रीडिंग में क्योंकि कुछ नहीं होता है, जो बिल एज ए होल वोटिंग हो जाती है। थर्ड रीडिंग में कोई डिस्कशन अलाउड नहीं है, कोई चेंजेस बिल में अलाउड नहीं है, और बिल है जो ऑथेंटिकेट हो जाता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर से कि बिल पास हुआ या नहीं हुआ। और अगर बिल पास हो जाता है तो फिर वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसको दूसरे हाउस में ट्रांसमिट कर देता है। तो ये थर्ड रीडिंग है। तो जो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन हो रहा है और थर्ड रीडिंग में फाइनल स्टेज में वोटिंग हो रही है बिल एज ए होल। जो मेन प्रोसेसिंग है, स्क्रूटनी है, डिस्कशन है, वो सब कुछ होता है सेकंड रीडिंग में। तो सेकंड रीडिंग में हम लोग देख लेते हैं कि तीन स्टेजेस होती हैं। जनरल डिस्कशन स्टेज होती है, उसमें क्या होती है कि बिल की कॉपीज प्रिंट आउट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सिर्फ जनरल डिस्कशन की स्टेज पे सिर्फ प्रिंसिपल को डिस्कस किया जाता है। डेट फिक्स करते हैं, डेट कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि वो उस पर्टिकुलर डेट पे हम लोग बिल को कंसीडर करेंगे और उसके क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके हर जो क्लॉज हैं ड्राफ्ट में मेंशन, सारे प्रोविजंस हैं, उनको एक एक करके डिस्कशन किया जाएगा। दैट इज द कंसिडरेशन। ओके, तो जनरल डिस्कशन में से ये होता है। उसके बाद में ये जनरल डिस्कशन स्टेज पे ही ये डिसाइड होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी को सेंड करना है, पार्लियामेंट्री कमेटी फिर उसको स्क्रूटनी करेगी, या फिर बिल को पब्लिक डोमेन में भी रखना है ताकि पब्लिक ओपिनियन मिल सके कि ये पर्टिकुलर बिल है वो पास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो जनरल डिस्कशन एंड स्क्रूटनी में होता है। फिर कमिटी स्टेज पे क्या हुआ, जो कि क्योंकि कमिटी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको हम लोगों ने रिफर कर लिया, तो कमेटी है जो उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करती है। उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट्स है, अगर यूजफुल हैं तो वो उसमें डालती है। अमेंडमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो प्रोविजन को हटाना हो या फिर किसी प्रोविजन को ऐड करना हो या उसको अल्टर करना हो। तो ये इस तरीके के अमेंडमेंट है वो कमेटी कर सकती है, लेकिन वो इसी तरीके के अमेंडमेंट कर सकती है कि वो जो पर्टिकुलर बिल का जो प्रिंसिपल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो चेंज ना हो जाए। तो ये बात है जो कमेटी को पता होनी चाहिए। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कमेटी स्टेज होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज दो तरीके की होती हैं। एक तो एड हॉक कमेटी होती है, जो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बनी होती है, एड हॉक पार्लियामेंट्री कमेटी। और दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटी और परमानेंट कमेटी। हालांकि ऐसा परमानेंट भी नहीं होती है, ये 1 ईयर तक की इनकी वो वैलिडिटी होती है। सो जो 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी डीआरसी होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी ही होती हैं। 24 डिपार्टमेंट कमिटीज होती हैं, और 3 फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी का मतलब, फाइनेंशियल मतलब कि लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट एस्टिमेशन कमेटी, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये 3 फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं। इसके अलावा 24 डिपार्टमेंट्स होती हैं। तो जो बिल पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का होता है तो उस डिपार्टमेंट की जो कमेटी होती है वो उस बिल को एग्जामिन करती है। ओके, अपार्ट ऑफ दैट मैं इसमें ये बता दूं, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उसमें कोई भी मिनिस्टर नहीं होता है। और ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो हाउस के जो एमपीज होते हैं उन्हीं से मिलके बनी होती हैं। लाइक जो ये 24 कमिटीज होती हैं, तो उनमें जो 22 मेंबर्स होते हैं, तो 12 मेंबर्स हैं जो लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो दीज आर द पार्लियामेंट्री कमिटी कॉन्स्टिटिंग दैट consisting member of parliament only. ओके, अपार्ट ऑफ दैट जो पीएसी और एस्टिमेशन कमेटी या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ
एमपीज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो एमपीज होते हैं वो होते हैं एस्टिमेशन कमिटी में, दैट इज़ 30, और ऑल आर फ्रॉम लोकसभा ओनली। ओके, सो दैट इज़ हाउ दैट कमिटी स्टेज पे जो बिल होता है तो वो उसपे स्क्रूटनी होती है, थोरोली एग्जामिन होता है वो बिल। उसके बाद में आता है कंसिडरेशन स्टेज, जो कि पर्टिकुलरली जो फर्स्ट जनरल डिस्कशन स्टेज में जो फिक्स डेट की थी, कंसिडरेशन के लिए जो फिक्स डेट की थी, वो है जो डेट आ जाती है और उस डेट पे कंसिडरेशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं, वो क्लॉज बाय क्लॉज उस पे डिस्कस करते हैं और उन क्लॉजेस पे वोटिंग भी होती है इंडिविजुअली। लाइक सपोज एक बिल है उसमें 50 क्लॉज है, तो 50 टाइम्स वो उस पर्टिकुलर बिल पर एक बार हर क्लॉज पर एक वोटिंग होगी, दैट इज द मीनिंग। और उसके बाद में पर्टिकुलर जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो प्रपोज होते हैं डिस्कशन करके, और फाइनल स्टेज पर वो बिल हो जाता है। उसके बाद में जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि फिर जो वोटिंग होती है वो पूरे बिल पे हो जाती है, अलग अलग क्लॉज पे एक बार हो चुकी है सेकंड रीडिंग में, अब एज ए होल होगी। कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ हम लोगों को एक फाइनल वोटिंग करनी है और देन उसको अगर वो पास होता है तो दूसरे हाउस में ट्रांसमिट कर देना है। अब ऑर्डिनरी बिल है, वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो जो भी जिसमें भी हम इंट्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस, और जिस फिर बाद में जो दूसरा जो हाउस रह जाता है उसको बोलते हैं सेकंड हाउस। सो ऑर्डिनरी बिल के केस में जो कोई भी हाउस है जो फर्स्ट हाउस हो सकता है, सेकंड हाउस हो सकता है। ओके, तो जब बिल फर्स्ट हाउस में पास हो जाता है तो उसके बाद में फिर सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस में फिर उसके साथ में क्या हो सकता है? सेकंड हाउस में ये हो सकता है कि वो सेकंड हाउस भी उस बिल को पास कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड हाउस उसको रिजेक्ट कर दे, यानी कि एसेंट वो जो पर्टिकुलरली उसका जो एसेंट है वो विदहोल्ड कर ले, ये भी हो सकता है। और या फिर वो कुछ एक्शन ले नहीं। तो ये तीन कंडीशन होती हैं। अब जो पास करने वाला जो कंडीशन है उसमें फिर दो कंडीशन है। पास करने वाले में कंडीशन है कि वो विदाउट अमेंडमेंट पास कर रहा है या कुछ अमेंड करके कुछ चेंज करके पास कर रहा है। अगर वो विदाउट अमेंडमेंट पास कर रहा है, अगर कोई जो सेकंड हाउस है वो विदाउट अमेंडमेंट पास कर रहा है, तो यानी कि दोनों हाउस से वो एज इट इज पास हो गया, तो वो फिर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए मूव हो जाता है। तो दोनों हाउसेज से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट असेंट के लिए चला जाता है। बट अगर बिल है वो पास तो किया गया है लेकिन सेकंड हाउस ने कुछ अमेंडमेंट कर दिए हैं, अगर वो सेकंड हाउस ने जो अमेंडमेंट किए हैं वो फिर वापस से फर्स्ट हाउस में जाता है और फर्स्ट हाउस ने अप्रूव कर दिया कि ओके ठीक है, आपने अमेंडमेंट करके पास कर दिया है, हम लोग फिर आपके अमेंडमेंट को पास कर देते हैं, तो उस केस में भी दोनों हाउसेज से पास करके प्रेसिडेंट की असेंट तक के लिए पहुंच जाता है। लेकिन अगर बिल सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट से पास कर दिया है और जो फर्स्ट हाउस है उस पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट्स हैं उनसे एग्री नहीं कर रहा है, उस केस में बिल पास नहीं होगा। ओके, पहले हाउस से जो बिल पास था वो अगर उसने सेकंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है कि तो भी बिल पास नहीं होगा। और अगर सेकंड हाउस ने कुछ एक्शन नहीं लिया है 6 मंथ तक, तब भी 6 मंथ तक वो बिना एक्शन लिए भी अपने पास में वो बिल को रिटेन कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है बिल को। ओके, बिल को होल्ड करके रख सकता है। तो ये जो तीन कंडीशन अभी मैंने डिस्कस करी है उन्हीं तीन कंडीशन को बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। यानी कि सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट के साथ बिल पास किया लेकिन फर्स्ट हाउस ने उस पे एग्री नहीं किया। सेकंड हाउस ने जो फर्स्ट हाउस से जो बिल पास होकर आया था उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया, या फिर 6 मंथ तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, यानी कि जो सेकंड हाउस है जो ऑर्डिनरी बिल के ऊपर 6 मंथ तक होल्ड करके रख सकता है, उसको डिले कर सकता है। लेकिन जब 6 मंथ हो जाते हैं तो उसके बाद में ये फिफ्थ कंडीशन होती है, वो डेडलॉक कंडीशन है जो आइडेंटिफाई कर ली जाती है। अगर वो करंट इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा तब भी वो डेडलॉक कंडीशन है, और अगेन थर्ड कंडीशन इज आल्सो डेड कंडीशन। सो डेडलॉक कंडीशन में प्रेसिडेंट फिर क्या करता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग समन करता है अंडर आर्टिकल 107। तो इसमें जब प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग समन करता है, और उस जॉइंट सिटिंग में अगर बिल पास हो जाता है तो वो फिर आगे प्रेसिडेंट असेंट के लिए चला जाता है, अगर वो बिल रिजेक्ट हो जाता है तो वो कंप्लीटली डेड हो जाता है। ओके, तो नाउ बिल जब जॉइंट सिटिंग में पास हुआ है या फिर पर्टिकुलरली ऑल टुगेदर विदाउट अमेंडमेंट पास हुआ है, ये तीनों कंडीशन में जब बिल दोनों हाउसेज में पास हो गया है तो वो फिर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए चला जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास में फिर तीन कंडीशन होती हैं। प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे सकता है बिल को, या फिर प्रेसिडेंट है जो उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए वापस दोनों हाउसेज में सेंड कर सकता है, फिर दोनों हाउसेज को वापस से वो बिल पास करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर जो रिटर्न करने को या रिकंसिडरेशन करने के लिए जो रिटर्न करता है प्रेसिडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो।
दैट इज द सस्पेंसिव वीटो। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है कि विदहोल्ड कर लेता है एसेंट। अब विदहोल्ड प्रेसिडेंट दो तरीके से कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज करके कि रिजेक्ट कर दे वो बिल को, और या फिर पॉकेट वीटो करके कि काफी टाइम तक वो एक्शन ही ना ले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो है वो इनफाइनाइट टाइम तक है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो विद इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो किसी बिल पर एसेंट दे या रिजेक्ट करे। वो पॉकेट वीटो इनफाइनाइट टाइम तक यूज कर सकता है। सो इट इज काइंड ऑफ सम लाइक बिल को है जो पास नहीं होने देना। क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो में क्या प्रॉब्लम है, प्रेसिडेंट अगर एब्सोल्यूट वीटो दे रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो जो दोनों हाउसेज हैं उसको वापस से इंट्रोड्यूस करके उस बिल को वापस से पास कर देंगे। और इन दोनों जब सस्पेंसिव वीटो में भी और एब्सोल्यूट वीटो में दोनों हाउस वापस से जब पास कर देते हैं, दैट मीन्स उसको बोलते हैं रीपैसेज ऑफ बिल। यानी कि जब पहले पहले जब हम दोनों हाउसेज ने उस बिल को पास कर दिया था उसको हम बोलेंगे पैसेज ऑफ बिल, और जब दोबारा जब पास किया तो उसको बोलेंगे रीपैसेज ऑफ द बिल। तो जो रीपैसेज ऑफ द बिल होता है उसके बाद में प्रेसिडेंट को असेंट अपना देना ही पड़ता है, हैव टू गिव असेंट। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। ये जो पर्टिकुलर जो ऐड हुआ था वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट। अब आप कह रहे होगे कि सोच रहे होगे कि मैंने स्लाइड में तो 44th अमेंडमेंट एक्ट लिखा है। एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट जो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, 1975 से 77। सो उसमें ये हुआ था कि पर्टिकुलर जो बिल है, कोई सा भी बिल है, तो प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर थी उसको ही अबोलिश कर दिया गया था। यानी कि प्रेसिडेंट है जो एक भी बार किसी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, सस्पेंसिव वीटो नहीं ले सकता, एब्सोल्यूट वीटो नहीं ले सकता, उसको पास ही करना पड़ेगा। तो वीटो पावर ऑल टुगेदर है जो हटा दी गई थी 42nd अमेंडमेंट में एक्ट में। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में फिर उसकी जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर वापस से रिज्यूम की गई। जो जितने भी चेंजेस 42nd अमेंडमेंट में जो डिस्टोर्शन हुए थे वो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने, 44th अमेंडमेंट एक्ट जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने वापस से उनको एस्टेब्लिश किया। लेकिन उसमें इस टाइम पे उसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाली पोजीशन पे ना लाके 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये किया गया कि प्रेसिडेंट एक बार वीटो ले सकता है। लेकिन अगर रीपैसेज ऑफ द बिल होगा तो फिर प्रेसिडेंट को सेकंड टाइम है जो वीटो नहीं मिलेगा, उसको प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि अभी फिलहाल जो रूल जो लॉ चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, वो है 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि सस्पेंसिव वीटो हो, एब्सोल्यूट वीटो हो, दोनों केस में रीपैसेज अगर हो गया है बिल का तो प्रेसिडेंट को बिल के लिए एसेंट देना ही पड़ेगा, वो विदहोल्ड नहीं कर सकता है। इसी को ही अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बोलें, तो रीपैसेज ऑफ द बिल हैज द ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन प्रेसिडेंट्स वीटो पावर। ओवरराइडिंग का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है उसको ओवर पास कर जाएगा और बिल पास करना ही पड़ेगा। सो और जैसे ही प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो उसके बाद में जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है और स्टैच्यूट बुक है उसमें प्लेस हो जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर था एक बिल को, एक ड्राफ्ट को कैसे बिल की तरह इंट्रोड्यूस करना हाउसेज में, और फिर दोनों हाउसेज से बिल पास होके प्रेसिडेंट की एसेंट पे जाएगा और एसेंट होके एक्ट बन जाएगा। तो दैट वाज द होल प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी बिल। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ। तो इसमें हम लोग एक चीज और नोट करेंगे कि जब जॉइंट सीटिंग हो गई थी डेडलॉक कंडीशन के बाद में, तो बिल रिजेक्ट हुआ तो बिल है जो डेड हो गया था। लेकिन इसमें और कहीं पर भी बिल डेड नहीं हो रहा है। इवन पॉकेट वीटो में भी बिल डेड नहीं हो रहा है, प्रेसिडेंट के पास में ही है वो पॉकेट में रखा ही रहेगा जब तक कि कोई प्रेसिडेंट के को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज नहीं करते हैं कि अब है ना जो पॉकेट में जो भी रिमेनिंग है उसको आप एब्सोल्यूट वीटो करो या तो, या फिर एसेंट देके एक्ट बनाओ, रिजेक्ट करो, ताकि हम लोग फिर उसको पर्टिकुलर बिल को अबोलिश कर दें। तो इस तरीके से जब तक ये प्रोसीजर नहीं होगा तब तक ये पॉकेट में ही होगा, लेकिन ये डेड नहीं है, ये अलाइव ही रहेगा। इवन लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद में नई लोकसभा आ जाती है तब भी तक ये बिल अलाइव ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये डेड होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के डिसॉल्व होने से किस तरीके से बिल है जो डेड हो जाता है, दैट मीन्स कि लैप्स हो जाता है। तो ये इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हम लोग इसमें इस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रूल ऑफ लैप्स ऑफ बिल्स तो क्या है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से एक रूल बनाया है। रीजन बिहाइंड दैट कि जो आर्टिकल 107 के क्लॉज 4 एंड 5 हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि इजीली वो अंडरस्टैंड नहीं हो पाते हैं, इसका कोई सेंट्रल लॉजिक नहीं आइडेंटिफाई हो पाता है। अपार्ट ऑफ दैट
जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस तो मेंशन है, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो दैट्स व्हाई आई कम अप विद द न्यू रूल। सो इट इज यूजफुल टू मेमोराइज दैट lapsing of bills for long time. You need not to even revise. That is how I will explain this rule. So first thing is that 107 article 107 clause 3, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोरोगेशन होता है लोकसभा का, तो प्रोरोगेशन की वजह से कोई भी बिल लैप्स नहीं होता है। ओके, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में क्या अंतर है? प्रोरोगेशन प्रोरोगेशन में बस सेशन है वो एंड होता है। जो ये प्रोरोगेशन होता है वो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट समन करता है कि ओके नाउ द सेशन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड एंड देयर इज पर्टिकुलर गैप of a session. So then that the present session is going to be end. So that ये पर्टिकुलर चीज को है जो प्रेसिडेंट समन करता है। ओके, प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन समन करता है, उससे पहले जो स्पीकर होता है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, वो है जो एडजर्नमेंट साइनेडाई करता है। एडजर्नमेंट साइनेडाई ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस। एडजर्नमेंट साइनेडाई का मतलब है कि जो बिजनेस है वो इंडेफिनिट टाइम, साइनेडाई का मतलब होता है इंडेफिनिट टाइम के लिए जो रनिंग बिजनेस है वो एंड किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये करता है। और जब इनफाइनाइट टाइम के लिए जब हाउस का जो बिजनेस है वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट होता है वो प्रोरोगेशन समन करता है और फिर सेशन एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सेशन है जो वापस से बुलाया जाता है और उसके लिए फिर नेक्स्ट सेशन को बुलाने के लिए भी प्रेसिडेंट है जो हाउसेस को समन करता है। ओके, तो प्रोरोगेशन तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का हो सकता है, क्योंकि सेशन तो राज्य से ऐसा तो ना कि परमानेंट हाउस है राज्यसभा, तो वो पूरे टाइम डेली 365 डेज सिर्फ है ना वो आता ही रहेगा। सो देर आर सेशन फॉर राज्यसभा ऑल्सो। सो प्रोरोगेशन राज्यसभा लोकसभा दोनों का होता है, लेकिन डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है, क्योंकि राज्यसभा होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 2 ईयर्स में, जो राज्यसभा की टर्म होती है वो 6 ईयर्स की होती है, और जो एवरी 2 ईयर्स एवरी 2 ईयर्स जो 1/3 उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी जो पोजीशन है वो वैकेंट कर देते हैं और नए जो दूसरे मेंबर्स हैं वो आ जाते हैं। यानी कि अब हर 2 साल में राज्यसभा के मेंबर्स हैं जो 1/3 मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। जबकि लोकसभा है जो डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर 5 ईयर्स ऑटोमेटिकली, जब ये 5 ईयर का जब टर्म कंप्लीट कर लेती है, जब लोकसभा 5 ईयर का टर्म कंप्लीट कर लेती है तो ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व हो जाती है। उसके लिए इवन प्रेसिडेंट को ऑर्डर पास करने की भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर बस ये कंडीशन ये है कि कोई नेशनल इमरजेंसी ऑनगोइंग ना हो, तो इस केस में 5 ईयर में लोकसभा अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। इससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट समन करता है तो डिसोल्यूशन को, तो भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज हाउ जो लैप्स ऑफ बिल होगा तो वो डिसोल्यूशन के केस में होगा। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के केस में बिल है जो डेड होगा, अदरवाइज प्रोरोगेशन से बिल डेड नहीं होता है। हम लोगों ने अभी तक ये देखा है, अभी तक हम लोग रूल तक आए नहीं है, तो अब हम लोग रूल स्टार्ट करते हैं कि व्हाट विल बी द रूल। ओके, सो रूल ऑफ लैप्स ये है कि मैंने दो कंडीशंस है जो आइडेंटिफाई की है। एक है हार्मोनियस कंडीशन और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। सो कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन क्या होती है कि डिफरेंट स्टांस हो, यानी कि एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है, उसी को कॉन्फ्लिक्ट बोलता है। हार्मोनियस कंडीशन का मतलब होता है सेम स्टांस, कि दोनों का एक ही मत है, दोनों एक ही मेंटेलिटी से हैं, दोनों का एक ही डिसीजन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हार्मोनियस कंडीशन, राइट। सो जो कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन होती है उसमें जैसे अगर दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कई सारे लोग मर जाते हैं, तो फिर बिल क्या चीज़ है, बिल भी मर ही जाएगा। लैप्स का मतलब क्या है, बिल बिकम डेड। बट लैप्स लैप्स फॉर व्हाट, दैट किस टर्म के लिए वो लैप्स हो रहा है। एक्चुअली जब डिसॉल्व हो गई है लोकसभा, तो जो नेक्स्ट लोकसभा है तब तक वो बिल लाइव रहने वाला है या फिर डेड हो जाने वाला है, ये है रूल ऑफ लैप्स। ओके, यानी कि नेक्स्ट जब लोकसभा इलेक्ट होकर आएगी तब कोई पर्टिकुलर बिल जो प्रीवियस बिल था वो अलाइव रहने वाला है या फिर वो डेड हो जाने वाला है, यानी लैप्स हो जाने वाला है, तो ये रूल है। तो कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन है, डिफरेंट स्टांस है तो बिल लैप्स हो जाएगा, और हार्मोनियस कंडीशन है, सेम स्टांस है तो बिल लैप्स नहीं होगा। ओके, इस पर्टिकुलर अब इसे सेम स्टांस और डिफरेंट स्टांस का क्या मतलब है, यानी कि अगर दोनों हाउसेज किसी बिल को पास कर देते हैं
या फिर कोई बिल है जो दोनों हाउसेज में पेंडिंग है, तो यानी कि दोनों हाउसेज का सेम स्टांस है, या तो पास कर दिया दोनों ने या फिर दोनों ने पास नहीं किया, तो सेम स्टांस है, दैट इज हार्मोनियस कंडीशन और बिल विल नॉट लैप्स। कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन डिफरेंट स्टांस क्या है कि एक हाउस ने तो पास कर दिया और दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, इसको बोलेंगे डिफरेंट स्टांस एंड कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। तो ये जो दोनों कंडीशन है उसमें है जो बिल लैप्स हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन का ये दोनों एक ही चीज़ है वैसे, अगर एक भी रूल मेमोराइज़ करोगे या फिर अंडरस्टैंड करोगे तो दूसरा रूल ऑटोमैटिकली मेमोराइज़ हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर रूल का सिर्फ़ एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि और उसमें पेंडिंग चल रहा है। अब कोई बिल अगर फर्स्ट हाउस में पेंडिंग है तो सेकंड हाउस में तो ट्रांसमिट होने से रहा। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑर्डिनरी बिल की जो प्रोसीडिंग है वो देखी है, कि अगर पहले बिल से पास होगा तभी तो वो दूसरे हाउस में जाके दूसरे हाउस में ट्रांसमिट होगा और उसके बाद में उस पे वोटिंग होगी। तो पहले हाउस में ही पेंडिंग है तो फिर वो यहीं पे ही अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर वो रिजेक्ट ही है। तो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होके बिल और उसी हाउस लोकसभा में है, अभी भी पेंडिंग है, और राज्यसभा में है जो नहीं गया है, यानी कि राज्यसभा में भी पेंडिंग है, उन दोनों हाउसेज में पेंडिंग यानी कि सेम स्टांस होने के बाद में भी वो लैप्स हो जाएगा। रीजन बिहाइंड की, क्योंकि लोकसभा में अगर किसी ने बिल इंट्रोड्यूस करा है, अगर लोकसभा में किसी मेंबर ने बिल इंट्रोड्यूस करा है और वो हम चाह रहे हैं कि अगर वो जो आने वाली जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए और नई लोकसभा जब इलेक्शन के बाद में आए, तो वो उस पर वर्किंग हो। पर थिंग इज दैट कि जो पिछली वाली लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, हो सकता है कि वो नई वाली लोकसभा में ना हो, तो बिल पर वर्क करेगा कौन? इस वजह से लोकसभा में पेंडिंग और इंट्रोड्यूस हुआ है और राज्यसभा में भी पेंडिंग ही है, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। तो इट इज़ क्वाइट लॉजिकल, इट इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्शन। बट फिर भी इस रूल के अकॉर्डिंग तो एक्सेप्शन है ही है, क्योंकि जब दोनों हाउसेज में पेंडिंग है यानी सेम स्टांस है, उसके बाद भी लैप्स हो जा रहा है। बट देयर इज़ लॉजिक। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी जाती हैं, तो उस पर ये रूल है जो एप्लीकेबल होता है, सही से डिफाइन होता है या नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि अगर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पेंडिंग है, फर्स्ट हाउस यानी कि राज्यसभा जब इंट्रोड्यूस बिल है जो राज्यसभा में हो रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट हाउस राज्यसभा हो गया, सेकंड हाउस लोकसभा हो गया। तो फर्स्ट हाउस में पेंडिंग है, तो जो पेंडिंग है तो वो ट्रांसमिट हो तो होने से रहा, तो वो इसमें भी पेंडिंग ही चल रहा है, क्योंकि जो बिल ट्रांसमिट होता है वो कब होता है, जब बिल एक फर्स्ट हाउस में पास हो जाता है फिर वो सेकंड हाउस में ट्रांसमिट होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे तो ट्रांसमिट ही नहीं हुआ। तो जब राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में पेंडिंग है, कंडीशन क्या है, सेम स्टांस है, यानी कि हार्मोनियस कंडीशन है, दैट इज हार्मोनियस कंडीशन, राइट। और जब हार्मोनियस कंडीशन है तो बिल विल नॉट लैप्स, बिल विल बी अलाइव, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम पे जो न्यू इलेक्टेड लोकसभा आएगी तब उस पर इस बिल पर जो वर्किंग हो सकती है होगी। दैट इज द मीनिंग, बिल तब तक अलाइव ही रहेगा। जबकि बिल है वो, इन मीन वाइल लोकसभा डिजोल्व होकर वापस इलेक्ट होकर भी आ गई है, नए मेंबर्स आ चुके हैं, तो बिल विल नॉट लैप्स। ओके, सो ये मैं कर रहा हूँ इसका मतलब है अलाइव। ओके, नॉट लैप्स, राइट का मतलब है नॉट लैप्स, अलाइव। ओके, सो पास राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन लोकसभा ने पास नहीं किया, यानी पेंडिंग चल रहा है, चाहे वो रिजेक्ट हुआ है या फिर वर्किंग नहीं हुई है, जो भी है कुल मिला के अभी भी पेंडिंग है, पास तो नहीं हुआ है, तो दोनों का डिफरेंट स्टांस है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन है। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन है तो बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यानी कि बिल विल बी डेड। ओके, पास राज्यसभा में पास हो गया, लोक और वापस ट्रांसमिट होके राज्यसभा वो लोकसभा में गया और लोकसभा में भी पास हो गया, सिमिलर स्टांस, हार्मोनियस कंडीशन, बिल विल नॉट लैप्स, विल बी अलाइव। Okay, so you can see that that particular one rule is applicable on these situation and satisfying that. So you need not to memorize different cases, you just need to understand this rule that harmonious condition where there is same stance, bill will not lapse, and conflict condition where is different stance, bill will lapse. Okay, and it has only one exception, that is that bill is introducing in Lok Sabha and still pending, and so it is not transmitted टू राज्यसभा, बट बिकॉज लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और जिस मेंबर ने बिल इंट्रोड्यूस किया है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नई लोकसभा में वापस इलेक्ट होकर आएगा। दैट्स वाई ये हार्मोनियस कंडीशन होते हुए भी, तो इसको मैं बोल देता हूँ एक्सेप्शन। तो ये हार्मोनियस कंडीशन होते हुए भी ये जो बिल होगा वो लैप्स हो जाएगा। ओके, एंड लोकसभा में पास हुआ है तो दूसरे हाउस में ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर राज्यसभा में ट्रांसमिट होकर राज्यसभा में अभी भी पेंडिंग है, डिफरेंट स्टांस है, कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन है, तो बिल है जो लैप्स हो जाएगा।
लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, पास हो गया है, ट्रांसमिट होकर राज्यसभा में चला गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है, दोनों का सेम स्टांस है, हार्मोनियस कंडीशन है। द बिल विल अलाइव, बिल विल नॉट लैप्स। सो दैट इज हाउ जो डिफरेंट बुक्स हैं उनमें जो ये 6 केसेस दिए हुए होते हैं, उन 6 के 6 केसेस को आपको अलग से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये जो रूल है लैप्स ऑफ बिल का, ए योगी रूल फॉर लैप्स ऑफ बिल, वो अगर आपको मेमोराइज हो जाता है, अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको अलग से ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव डिस्कस लॉट अबाउट मेजोरिटी एंड प्रोसीजर ऑफ बिल. So this was part one. So I believe we will complete this topic in 2 parts. So hope you have understood whatever I have discussed till now. That in this session, what we have discussed types of majority, different types of majority, different types of bills or motions which are approved by different majorities. Then we have discussed motions, different types of motion, and what is the importance of those motion. तो वो सारे मोशन भी हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद में टाइप्स ऑफ बिल देखा कि पब्लिक बिल होता है, प्राइवेट बिल होता है। उसके बाद में हम लोगों ने ऑर्डिनरी बिल की प्रोसीडिंग देखी कि फर्स्ट हाउस में डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स में उसकी ऑर्डिनरी बिल है जो प्रोसीड होता है, उसके बाद में सेकंड हाउस में जाता है, फिर डिफरेंट सिचुएशन बनती है। उसके बाद में हम लोगों ने लैप्स ऑफ बिल देखा कि डिसोल्यूशन के ऑफ लोकसभा के बाद में भी जब नई लोकसभा इलेक्ट होकर आएगी तो कौन कौन से बिल हैं जो फिर भी अलाइव होंगे और उन पर वापस से वर्किंग स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, और उनको हम लोग उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ताकि उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सी किस मेजोरिटी से कौन सा बिल होता है, कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, कौन इसको पास करता है, कौन किसके पास में ज़्यादा पावर होती है, लोकसभा के पास में, राज्यसभा के पास में, प्रेसिडेंट के पास में किस बिल के रिगार्डिंग कौन सी पावर होती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल आफ्टर वॉचिंग these lectures. So hope you have understood whatever we have discussed till now. And if you like this session, please comment and let me know. You can find this session PDF on my Telegram channel, AK Yogi Polity. So that is all about the session. Thanks for watching the session. So we will meet in the next session. Till then, goodbye.